उदयपुर से ये खबर है, आरपीएससी पेपर लीक मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, आरपीएससी ड्राइवर गोपाल और बाबूलाल कटारा का भांजा विजय रिमांड पर भेजे गए। इधर शेर सिंह मीणा को भी कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश हुए। अब एसओजी तीनों आरोपियों से जिन्हें की रिमांड पर सौंपा गया है, उनसे इस रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी। और इधर इनकी गिरफ्तारी के बाद इंतजार था कि क्या खुलासा होता है, इन तीनों का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस बात की जानकारी का। तो सुबह से आपको हम बता रहे थे कि इस मामले में आज एक अहम प्रेस वार्ता होगी, जिसमें इन तीनों का क्या रोल रहा है पेपर लीक में, वो सामने आएगा। तो सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने आज बड़ा खुलासा किया है। आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने ही पेपर लीक किया था। कटारा ने वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा को 60 लाख रुपए में पेपर बेचा। शेर सिंह ने 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण को पेपर दिया। एसओजी अफसरों का दावा है कि फरार चल रहे सुरेश ढाका को भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चल गया था कि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ। इसके बाद इनपुट मिले, जिस पर विशेष टीम का गठन कर कड़ियां जोड़ी गईं और सफलताएं मिली। आखिरी मोहरे तक हम लोग पहुंच सके। उनतीस 4 तक पीसी रिमांड पे हैं और जेसी 2 तारीख तक जेसी गया है। शेर सिंह वो चल रही है, अनुसंधान जारी है। आमने सामने बिठा के पूछताछ चलेगी क्या सर? नहीं, अनुसंधान चल रहा है, अभी कुछ नहीं कर। और सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया। बाबूलाल कटारा ने ही पेपर लीक किया था। क्या कुछ कहा एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने, सुनिए। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, उनमें आप रीट प्रकरण देखें तो हमने पता लगाया कि वो एक संग्रहण केंद्र से एक प्रश्न पत्र चुराने के बाद अलग अलग उसके लेवल्स थे, जहाँ पे उसको आगे बांट दिया गया और उससे कुछ लोगों ने अवैध धनराशि अर्जित की। उसका धीरे धीरे जो हमने अनुसंधान किया, एक एक उसकी परत खोलते चले गए और बाद में हमें ये पता चला कि किस प्रकार वो पूरा पेपर लीक हुआ था। अभी उसके कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी एक प्रश्न पत्र लीक हुआ और वो एक सेंटर से लीक हुआ था। उसके पश्चात अगर हम और देखें तो अभी जो ये आरपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिसंबर में, जैसे ये पेपर लीक हुआ और उसको जब हमने देखा कि ये किस प्रकार से ये लीक हो सकता है, क्योंकि हमने इतने समय में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को और दुरुस्त किया, संग्रहण केंद्र थे वहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया। अब जो ये प्रश्न पत्र इस बार जो लीक हुआ, वो निश्चित तौर पे न तो परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था और न ही किसी अन्य प्रकार से जिसमें किसी प्रश्न पत्र की कॉपी ली गई हो। और जयपुर से बड़ी खबर है, खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज अधिकारियों की बैठक ली। एसएमएस स्टेडियम में अधिकारियों की बैठक लेते दिखे। मामले में जो भी कार्रवाई होगी वह विधिक रूप से होगी, ये कहना है मंत्री अशोक चांदना का। देखिए जिस तरह से एसएमएस स्टेडियम में ये पूरा दिलचस्प घटनाक्रम रहा, उस बीच ये तमाम घटनाएं होती चली गई। कई बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे। वहीं चांदना ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खेल विभाग और आरसीए के बीच एमओयू हुआ था। एसएमएस स्टेडियम खेल विभाग की संपत्ति है, इस पर खेल परिषद का अधिकार नहीं होता। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि मैच आयोजन में कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए, नीति निश्चित रूप से फाइनल स्टेज पर है और नीति बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। उसमें
पूर्व से बेहतर नीति का निर्धारण हो, इसके लिए उसमें समय लगता है। और किसी भी कीमत अगर पूर्व से बेहतर आप नीति पेश नहीं कर पाते हैं तो उसको जल्दबाजी में पेश करना अपना समय और खेल विभाग का समय खराब करना है। लेकिन उससे बेहतर नीति बने, खिलाड़ियों का भविष्य सुधरे, फेडरेशंस के लिए राहत मिले और अच्छे खिलाड़ी कैसे बने, खेलों का कैसे प्रचार हो, फिट राजस्थान हिट राजस्थान का कैसे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसका कैसे निर्माण हो, उसके तहत नई नीति बनाएंगे। जी 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 नहीं, निदेशालय तो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और निरंतर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी कर रहे हैं और उनकी भी बड़ी इच्छा है। तो उनको जब साधन संसाधन होंगे तो मुझे विश्वास है कि चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम बनने जा रहे हैं तो अगली बार पहले बजट में ही निश्चित रूप से निदेशालय देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इधर स्टेडियम विवाद पर कृष्णा पूनिया ने भी बयान दिया, कहा राजस्थान में आईपीएल मैच होना गर्व की बात है, विवाद अच्छा नहीं होता है। पूनिया ने आगे कहा काउंसिल को काउंसिल के भरोसे छोड़ना था, उन्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। राजस्थान में आईपीएल होना एक गर्व की बात है और राजस्थान में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो देखना चाह रहे हैं, विवाद अच्छा नहीं होता और जो वो कर रहे हैं उस बात का जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते यही कहूंगी कि बहुत शानदार क्रिकेट का आयोजन होने जा रहा है और राजस्थान वासियों से कहूंगी कि इसका लुत्फ उठाएं। इसका जवाब वो दे सकते हैं, काउंसिल को कोई ऐतराज नहीं था, काउंसिल की देखरेख में सारा काम हुआ। फिर काउंसिल को काउंसिल के भरोसे छोड़ना चाहिए था, फिर उनको बीच में नहीं आना चाहिए था। और जयपुर में इधर आईपीएल का आज मुकाबला होना है, एसएमएस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। 4 साल बाद जयपुर में आईपीएल का मुकाबला होने जा रहा है। लखनऊ जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था में 1500 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। हालांकि आज सुबह एसएमएस स्टेडियम में हुआ एक घटनाक्रम लगातार सुर्खियों में बना, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। खेल मंत्री ने खुद कहा है कि मैच के आयोजन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था हुई है। मैच के दौरान जयपुर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वीआईपी वाहनों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर होगी। वहीं जो तमाम गेट्स हैं, दक्षिण गेट की बात कर लें, पूर्वी गेट की बात कर लें या फिर उत्तरी गेट की बात करें, तो इनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है। वहीं आप देखिए कि स्टेडियम के आसपास टोंक रोड, यूनिवर्सिटी मार्ग, रामबाग चौराहे पर जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में चिन्हित रोड पर सभी वाहनों की पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी। खबर भीलवाड़ा से है। यहां एबीवीपी ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एमएलबी कॉलेज के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं, एबीवीपी समर्थकों ने यह प्रदर्शन शुरू किया। 4 मांगे थी जिन्हें लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची, उन्हें जाम लगाने से मना किया। उनसे कहा कि आप किसी और तरीके से प्रदर्शन कर लें, अपनी बात को उठा लें, लेकिन इस तरह आमजन को परेशान न करें। ऐसे में पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बात थोड़ा बढ़ी, धक्का मुक्की भी देखने को मिली। और उदयपुर से बड़ी खबर है। सवारियों से भरी एक बस गड्ढे में गिर गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। हादसे में 15 लोगों को चोटें आई हैं। ग्रामीणों और राहगीरों ने लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यह बस उदयपुर से केलवाड़ा जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। सवारियों से भरी बस जो कि उदयपुर से केलवाड़ा जा रही थी, इसी दौरान एक हादसे का शिकार बनी, गड्ढे में गिर गई। दरअसल एकाएक एक बाइक सवार सामने आ गया और उसे बचाने की कोशिश में, उसे बचाने के चक्कर में ये बस गड्ढे में जा गिरी। 15 लोग हैं जो कि चोटिल हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं और उन्हें ग्रामीणों और राहगीरों ने बाहर निकाला। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर इनका इलाज चल रहा है। कुछ जिनको हल्की चोटें थी उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन अन्य का इलाज अब भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, पूरी खबर। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, कैसे हुआ ये हादसा और पूरी खबर क्या है? देखिए, कठार जो उदयपुर केलवाड़ा मार्ग है, वहां पर ये कठार तुला के पास में गारियों का वाड़ा एक गांव है, वहां पर ये हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही थी। उसे बचाने के चक्कर में जो निजी बस चालक था वो बस से अपना नियंत्रण खो दिया उसने और उसके बाद में वो बस सड़क किनारे एक खड्डे में गिरकर पलट गई। इसमें 15 लोगों को चोटें लगी थी, लेकिन 5 गंभीर थे
पांचों गंभीर को उदयपुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। और आप देखिए कि उस समय ग्रामीण और आसपास के लोग, आसपास जो राहगीर थे वो मौजूद थे। ऐसे में बहुत जल्दी मशक्कत करते हुए लोगों ने जो बस में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। हालांकि बाद में पुलिस को भी सूचना मिल गई, पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक निजी वाहनों से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज शुरू करा दिया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना की, जो एक बार फिर पैर पसार रहा है और लोगों को डरा रहा है। भारत में कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े खौफनाक हैं, डरावने हैं। देखिए, बीते 24 घंटे में 10,542 नए केसेस दर्ज किए गए। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 63,000 के पार पहुंच गई है और लगातार इसी तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन बाद फिर से 10,000 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर इन सब की हम रिपोर्ट की बात करें और वहीं XBB 1.16 के 2,500 से मामले जो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि XBB वेरिएंट के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।